ये कुंभ महाकुंभ है, ये कुंभ महाकुंभ, आओ पधारो रे। पावन प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। नमस्कार। महाकुंभ दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माघ मकर कति रवि जब होई, तीरथ पते ही आव सब कोई। और कितना हम कह सकते हैं कि पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा कल है हिमांशु जी, और इसमें हमने देखा कल्पवास कल पूरा हो रहा है। कितना अद्भुत दृश्य रहता है। और माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में आता है तब से ये कल्पवास होता है, जो कल पूर्णिमा के दिन पूरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम महाकुंभ दर्शन पर तमाम सारे इस आयोजन के विषयों को लेकर आते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और आप तक महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहुंचाते हैं। आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभिप्राय महाकुंभ का, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अजय कुमार द्विवेदी जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आइए हिमांशु जी, अजय जी से बातचीत तो हम लोग शुरू करेंगे। आइए उससे पहले सुबह सवेरे करते हैं माँ गंगा के दर्शन। बिल्कुल, हर हर गंगे। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शन से ही मातृ मुक्ति का बोध होता है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये श्रद्धालुओं का जन सैलाब, मेला, ये आयोजन की कोई परिकल्पना जिस तरीके से करी गई, उस पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि श्रद्धालु लगातार इतनी तरीके। गंगा जी की पावन धारा में देखिए साइबेरियन पक्षी भी आते हैं बाहर से गंगा स्नान करने के लिए, और ये देखिए कितने मगन होकर के श्रद्धालु बजा रहे हैं मजीरा। इतनी पावन धारा है गंगा जी की। लोक गीतों के साथ, अपने उत्साह गीतों के साथ, हर हर महादेव के नारे, जय गंगा मैया के नारे आपको प्रयाग की इस पावन धारा में चारों ओर मिलेंगे। आप देखिए श्रद्धालु किस तरीके से डुबकी लगा रहे हैं इस आस्था के महासंगम में। बिल्कुल। और अगर हम गंगा जी के किनारे देखते हैं, देखिए दिया जल रहा है, कहीं जय घोष हो रहे हैं, और सुबह सवेरे स्नान करके कहीं चाय दिखती है। कितना निर्मल धारा दिख रही है, कितने मन को सुकून देने वाला। और ये जो पांटून ब्रिज देख रहे हैं, इससे हमारे श्रद्धालुओं को आवागमन में बहुत सुगमता हो जाती है। और स्नान के बाद देखिए जो सूर्य को देने का अर्घ देने का कार्य कर रहे हैं श्रद्धालु नाविक। नाव से श्रद्धालु आते हैं, एक घाट से दूसरे घाट की तरफ आते हैं, संगम की पावन धारा पे आते हैं। हम जब नाव से जाते हैं तो वो अलौकिक दृश्य है कि दोनों नदियाँ, माँ गंगा माँ यमुना जब मिलती हैं, दोनों के पानी के रंग की बात करें तो वो अलग अलग है। वो जब धाराएं मिलती हैं तो वो अलौकिक दृश्य है। आप उनको अपनी आंखों पे, अपने मन पर कैद करें। प्रयागराज की धरती पर दिखाई देता है, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस धरती पर इस संगम को देख पाते हैं। अजय जी, आपसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में जो ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ है, इसका मुख्य आकर्षण या महत्वपूर्ण होते हैं सबसे, वो होते हैं अखाड़े, जो अभी स्नान के बाद जा रहे हैं, यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो इसके बाद इनकी क्या परंपरा होती है, कहाँ जाते हैं, इसके बारे में कुछ हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अखाड़ों की अपनी एक दुनिया होती है, उनका अपना एक संसार होता है। हम गृहस्थों से उनकी ये दुनिया बिल्कुल अलग होती है। हम उनके विषय में जब से वो हमारे संपर्क में आते हैं और जब तक रहते हैं, उसी अवधि में उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो कार्य हैं, उसके विषय में जान सकते हैं। यहाँ पर महाकुंभ में आने के पश्चात वो प्रमुखतः है जब बसंत पंचमी का स्नान हो जाता है, यानी कि 3 अमृत स्नान पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वो यहाँ से जाना चाहते हैं। तो जाते समय कड़ी क्या कहते हैं, कड़ी कढ़ाई, जी हाँ मैं भूल गया, कड़ी कढ़ाई का आयोजन करने के पश्चात वे यहाँ से काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। और वहाँ पे 1 मास पर्यंत रहते हैं। ये जो अखाड़े हैं, इससे जुड़े हुए जो संत हैं, वो वास्तव में संत महात्मा हैं
संग्रह की प्रवृत्ति उनमें बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आए हैं और उनके मन में ये रहता है कि हम अपने आराध्य के प्रति कुछ समर्पित करें, तो वो जो कुछ भी समर्पण दे के जाते हैं, जो कुछ भी इनके पास एकत्रित होता है, क्योंकि उस व्यक्ति की ये भावना होती है कि वो कुछ देकर जाए। अगर वो मना करेंगे तो उसकी भावना को ठेस पहुंचेगी। तो उसकी भावना का संरक्षण करते हुए उसे स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी संग्रह की जो प्रवृत्ति नहीं है उसके विपरीत है। इसलिए वो काशी में जब 1 मास पर्यंत वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे उस संग्रहित धन को 1 मास तक भंडारा करने के बाद पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और जब वो उससे मुक्त हो जाते हैं, जो यहाँ उन्होंने संग्रह किया, जो कि उनकी आवश्यकता नहीं थी, जो उनके मना स्थिति नहीं थी, उससे मुक्त होने के पश्चात फिर वो कहाँ जाते हैं, ये उनकी दुनिया है, उनका संसार है। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात बताई। अखाड़ों की गौरव गाथाएं हम सुनकर बड़े हुए और इस आयोजन में अखाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये दुर्लभ संतों के दर्शन तो होते ही है, उनके चरण रज विद्यमान है। आइए आपको और हमारे दर्शकों को अखाड़ों की गाथा दिखाते हैं। बिल्कुल। मैं महंत राम रतन गिरी सचिव पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का सेक्रेटरी हूँ और हमारे अखाड़े का नाम पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है। और हमारे अखाड़े की स्थापना सन 726 ईस्वी मांडवी गुजरात में हुई थी। और हमारे अखाड़े में 52 मड़ियाँ हैं, 1 मड़ी हमारी लामा में है। हमारे यहाँ मुख्य 4 सचिव होते हैं, 2 हरिद्वार में रहते हैं, 2 प्रयागराज में रहते हैं। और प्रत्येक 6 वर्ष बाद प्रयागराज में अर्धकुंभ और महाकुंभ आयोजन होता है। उसमें जब हमारी पेशवाई हो जाती है, उसके बाद ये जहाँ हम बैठे हैं इसको हम कहते हैं चेहरा मोहरा। यहाँ पे 2 प्रधान नियुक्त होते हैं और इसको एक तरह से हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। जो हमारी कार्यकारिणी है वो काम नहीं करती है, फिर ये 2 प्रधान जो देख रहे हैं यही सब संचालन कुंभ मेले का करते हैं। और हमारे अखाड़े से संबंधित जितने भी महामंडलेश्वर हैं, हमारे संगम मार्ग काली सड़क के पीछे की तरफ, शास्त्री ब्रिज की तरफ, और सभी जो है हमारे अखाड़े के सामने सभी के कैंप लगे हुए हैं, सभी महामंडलेश्वरों के। और आचार्य महामंडलेश्वर जी का भी लगा हुआ है, लेकिन उनके पास भक्तगण ज़्यादा हैं तो उनका एक जो है कथा के लिए उनका एक पंडाल सेक्टर 9 में लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, इतनी प्रशासन ने जगह दी नहीं थी। और वो हमारे अखाड़े के मुख्य आचार्य महामंडलेश्वर हैं और उनका सेक्टर 9 में है। सभी इस धरती पर, संगम की धरती पर सभी महामंडलेश्वर आते हैं, कथावाचक कथा होती है, प्रवचन होते हैं और उनके भक्तगण यथाशक्ति के अनुसार भंडारों का आयोजन भी हमारे इस निरंजनी अखाड़े की छावनी में होता है। और मुख्य स्नान हमारे 3 हैं। एक मकर संक्रांति का हो चुका है, अब मौनी अमावस्या का है। इसको हम मुख्य स्नान भी कहते हैं। इसमें भीड़ जो है काफ़ी होगी, इस मकर संक्रांति वाले स्नान से कहीं ज़्यादा होगी, इस पर भीड़ और उसके बाद तीसरा स्नान होगा हमारा बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी 3 तारीख की है। उसके बाद 7 फरवरी को हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का मुहूर्त के अनुसार नई कार्यकारिणी का गठन होगा। उसके बाद हम जो है सभी उसी दिन सभी लोग जो है काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। हम मतलब हमारा कुंभ मेला 7 तारीख तक रहेगा। यहाँ 7 तारीख को हम 12 बजे तक, 12 सवा 12 जो मुहूर्त निकलेगा, हम काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। और काशी में हमारी पुरानी परंपरा है, हमारे यहाँ 8 महंत होते हैं और 8 उप महंत होते हैं। 16 मेंबरों की कार्यकारिणी होती है। तो ये जो कार्यकारिणी नई गठित यहीं हो जाएगी यहाँ पे 7 तारीख को।
उसके बाद काशी जाएंगे और हमारे अखाड़े के जो हमारे श्री महंत जो कारकाड़ी के पहले महंत रह चुके हैं और उनका वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनका जो है काशी में हम कहते हैं षोडशी भंडारा, तो उनका जो है काशी में हम होली तक रहेंगे। और जितने भी हमारे 6 वर्ष के अंदर हमारे श्री महंतों का शरीर पूरा हो गया है, ब्रह्मलीन हो गए, कैलाशवासी हो गए हैं, उनका बनारस में सभी का षोडशी भंडारा होता है। इस तरह से होली तक हम वहाँ रहेंगे और होली के बाद फिर हमारा पंच हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेगा। हमारा रमता पंच अभी हरिद्वार में रहता है, फिर हरिद्वार रहेंगे। और जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, यहाँ के थानापति हैं, यहाँ के जिलेदार हैं यथावित, वो यहीं रहेंगे। यही हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की कुंभ मेले की गाथा है। यही हमारी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की कुंभ मेले की गाथा है। पावन प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। अभी जो हमारे दर्शक देख रहे थे, हम देख रहे थे, ये हमने लगभग 1 सप्ताह पूर्व इसको रिकॉर्ड किया था हमारी दर्शकों के लिए। लगभग 1 माह पूर्व, कई सप्ताह हो गए हमारी टीम ने इसको रिकॉर्ड किया था और जाना था कि अखाड़ों में क्या होता है, उनकी परंपरा, और अखाड़े के बाद ये कहाँ जाते हैं महाकुंभ के बाद। आचार्य जी, हम आपसे बातचीत कर रहे थे, तो ये हम जैसा कह रहे थे कि कल कल्पवास की समाप्ति होगी पूर्णिमा पर, तो ये कल्पवास क्या होता है, इसके बारे में इसका आध्यात्मिक पहलू क्या होता है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, कल्पवास हमारे गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ जीवन के दायित्वों से जी 1 मास के लिए अपने को अलग करके माँ गंगा की शरण में ईश्वर की आराधना के लिए होता है। जी जी। आपने देखा होगा कि आजकल किसी भी आयु वर्ग के लोग कल्पवास करते हैं, लेकिन कल्पवास के जो कठोर नियम है उनका पालन वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कल्पवास की जो व्यवस्था है वो गृहस्थ जीवन के अंतिम चरण में जी और वानप्रस्थ के प्रारंभ में, अर्थात जब आप अपने गृहस्थ जीवन के दायित्वों से लगभग मुक्त हो जाएं, जी, तब आप वर्ष में 1 मास के लिए माँ गंगा की शरण में आके कल्पवास कर सकते हैं और करते हैं। उद्देश्य ये होता है कि हम अब अपने दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं, अब हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और ईश्वर की आराधना करने के पश्चात जो भाई 1 महीने के कल्पवास के बाद बाकी 11 महीने हमें निस्वार्थ भाव से जन सेवा करनी चाहिए। तो ये कल्पवास में हम उस ऊर्जा को संकेंद्रित करते हैं, एकत्रित करते हैं, जो बाकी 11 महीने में हमारे काम आती है जन सेवा के लिए, लोगों की हित साधना करने के लिए। अच्छा बताया हिमांशु जी। देखिए, हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि कल पूर्णिमा के दिन समाप्त हो रहा है कल्पवास, लोग अपने घर की ओर जाएंगे और 1 महीने वो जो एक नियम में बंधे रहे, दत्तात्रेय जी ने जो नियम बनाए थे कल्पवास के, उसमें वो बंद करके 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं, 1 बार भोजन करते हैं। अतिथि विशेषज्ञ से की तरफ चलेंगे जी और पूछेंगे कि कुंभ आयोजन का अभिप्राय क्या है। आपका प्रश्न प्रासंगिक तो है, लेकिन आयोजन शब्द पे थोड़ा सा मुझे आपत्ति है। जी जी जी। ये जो महाकुंभ है ये कोई आयोजन नहीं है जिसमें आप एक व्यवस्था करके लोगों को आमंत्रित करें कि आप आइए और स्नान करिए। अत्यंत प्राचीन काल से किसी को भी यहाँ पे माघ मास में संगम क्षेत्र में रहने के लिए या मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पे स्नान करने के लिए कोई आमंत्रित नहीं करता है, आज भी नहीं करता है। जी। पहले ये था कि जैसी स्थिति, जो भी व्यवस्था यहाँ पे है, श्रद्धालु आते थे, बड़ी संख्या में आते थे, स्नान करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे और अपने अपने गंतव्य को जाते थे। अब चूंकि बहुत बड़ा जन सैलाब आ रहा है, तो जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी प्रशासन है, उसका ये दायित्व बनता है कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको ऐसी अधिकतम सुविधाएं दी जा सकें कि उनका आवागमन
निर्विरोध हो, निष्कंटक हो और वो आए, स्नान करें और अपने घर निर्विरोध बिना किसी समस्या के जा सकें। इसके लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था आपने देखा ही है कि पूरे शहर में चारों तरफ पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे संगम क्षेत्र में इतने सेक्टर बनाए गए हैं और हर स्थान पर एक एक प्रशासनिक अधिकारी बैठा हुआ है और वो उन सब चीज़ों को देख रहा है जिससे हम श्रद्धालुओं की समस्याओं को कम कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है जी। और इस तरह के आयोजन में जहाँ पे उसे ये मालूम नहीं कि हमें क्या मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगी, तो वो इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर आता है कि हमें समस्याएं तो होनी ही है और उन समस्याओं को हम दरकिनार करके हमारा जो परम लक्ष्य है माँ गंगा में डुबकी लगाना, वो लक्ष्य प्राप्त करके तभी जाएंगे। लेकिन प्रशासन उनके ये जो एक तो कहते हैं जैसे अज्ञात की ओर जाना, जो कहते हैं लीप इन द डार्क, वो जो भी व्यक्ति वहाँ से चला है अपने घर से 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से, इतना तो जानता है कि वहाँ माँ गंगा मिलेंगी, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि क्या व्यवस्था मिलेगी। वो आता है और प्रशासन अपना ये दायित्व समझता है कि उसको इतनी सुविधाएं मिलें कि वो अपने इस कार्य को, अपने इस संकल्प को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर सके। प्रशासन ने जो भी व्यवस्थाएं कर रखी हैं बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और हमने अधिकांश लोगों को, हम अगर मेले में जब भी घूमते हैं, अधिकांश लोगों को ये कहते हुए सुना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम जितना सोच के आए उससे कहीं अधिक हमें मिला है। तो ये आयोजन प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा पर्व उनके लिए भी है और निश्चित रूप से वो उस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं और इस पर्व का आनंद भी लेते हैं। आप जगह जगह पर देखेंगे कि सामाजिक समरसता का महायज्ञ है। एक जगह पर पूरा भारतवर्ष है, अलौकिक भारतवर्ष है। वो जो दृश्य आप देखेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक जगह पर इतने लोग, इतने श्रद्धालु, हिमांशु जी, आस्था वसुधैव कुटुंबकम जो है यही चरितार्थ होते दिखाई दे रहा है। सभी एक जगह पर एक साथ स्नान कर रहे हैं, एक साथ चले जा रहे हैं और कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, वो भी हमें प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में साफ साफ दिखाई दे रही है। कैसे यहाँ के जो प्रयागवासी हैं वो कैसे श्रद्धालुओं की मदद करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो अजय जी हमने देखा है अपनी आंखों से कि इस महाकुंभ में किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, जो बाइक से कर सकते हैं और जो कुछ खिला पिला के कर सकते हैं। भंडारे चल रहे हैं जगह जगह पे, तो बिल्कुल दान की परंपरा का ये नगर है। ये जो परंपराएं हैं आदि अनादिकाल से चली आ रही है, सनातन शाश्वत है। ये जो परंपराएं, इसी का निर्वहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली मतलब ये जो दिव्यता और भव्यता है वो प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जनमानस से भी है। जी हाँ, आप कैसे देखते हैं? इस संदर्भ में मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ तो आपने जैसे दान की परंपरा, दान व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है कि हमें दान करना है, उसकी एक तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, उसके बाद वो उस कार्य में प्रवृत्त होता है। यहाँ पे जितने भंडारे चल रहे हैं, उस भंडारे को चलाने के लिए पूर्व से उन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि हमें कुंभ में भंडारा चलाना है। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने स्वयं देखा है कि जब यहाँ पे अपार जन समुद्र प्रयागराज में आया, खासकर मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, इतने लोग हो गए कि जो हमारे साधन थे वो उनके लिए अपर्याप्त थे तत्काल बाहर जाने के लिए, तो शहर में ही रुकना पड़ा उनको। तो शहर में कहाँ, कोई घर तो है नहीं, शहर में सड़क पे थे, सड़क पे ही बैठ गए, सड़क पे ही लेट गए। मैंने स्वयं देखा है कि हमारे प्रयागवासियों ने उनको न केवल सुविधाजनक तरीके से, जिसके पास घर में जगह थी अपने घर में बैठाया, अपने घर में लिटाया, जिसके पास व्यवस्था नहीं थी उसने पार्क में, मैदान में टेंट हाउस रात में खुलवाया और वहाँ पे पूरा टेंट हाउस लगवा के उनके वहाँ लेटने की व्यवस्था की। और रात में ही, क्योंकि वो बिना खाए पिए सवेरे से अपना स्नान करके आए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, उनके लिए चाय इत्यादि की व्यवस्था की। ये कोई प्रिपरेशन नहीं थी, इसके लिए कोई मानसिक रूप से तैयार नहीं था। तो ये दान नहीं है, ये गंगा जमुनी तहजीब जो आपने कहा ना, ये वो है। हमने देखा कि मंदिर के दरवाजे खुले तो मस्जिद के दरवाजे भी खुले कि इनको सुविधाजनक तरीके, जितनी हम सुविधा दे सकते हैं वहाँ पे रहें और उसके बाद फिर निश्चिंत होकर, स्वस्थ होकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। तो ये जो प्रयाग की ये जो भावना है, ये शायद और कहीं नहीं मिलेगी आपको। हे प्रयाग तेरी महिमा तू ही जाने, दुनिया का सबसे अलौकिक शहर है। क्यों सर? बिल्कुल। और हम जब श्रद्धालुओं की बात कर रहे हैं तो आइए अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं श्रद्धा श्रद्धालुओं की।
है सारिका गुप्ता। मैं अयोध्या से आई हुई हूँ। यह महाकुंभ संगम में 144 साल बाद जो पड़ा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे, काफ़ी कुछ देखने को मिला है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाय, मैं उन्नति हूँ और मैं यहाँ महाकुंभ में आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट्स है और बहुत अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। और यहाँ पे बहुत सेफ भी फील होता है, कुछ भी ऐसा अनवांटेड नहीं फील होता है और बहुत ही अच्छा है यहाँ का एक्सपीरियंस। थैंक यू। तो हमारा नाम विशाल मिश्रा है। मेरा नाम वर्षित मिश्रा है। मैं गोपालगंज से रहने वाला हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो यात्रा है काफ़ी बढ़िया है। प्रयागराज में हम लोग आए हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था भी काफ़ी बढ़िया है। हम सिक्किम से आए हैं। हम यहाँ दूर से पहाड़ से आए हैं, ट्रेन से। एकदम बढ़िया कुंभ का मेला में सब चीज़ का इंतज़ाम है। वॉशरूम से लेकर खाना से लेकर किसी चीज़ का वो नहीं है। भीड़ भाड़ में भी लोग ऐसा है कि चल रहे जा रहे चल रहे, ऐसा है कि एनर्जी भी ख़त्म नहीं हो रही यहाँ के। ऐसा है लोग चल रहे हैं, मतलब शक्ति मिल रही है यहाँ गंगा मैया के तरफ से। मतलब नमस्कार, हमारा नाम सौरभ गुप्ता है। हम रायबरेली के रहने वाले हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रयाग आने का अवसर प्राप्त हुआ, महाकुंभ में सम्मिलित होने का। यहाँ पे आके यहाँ के जो वातावरण है और यहाँ पे जो भक्ति गीतों का प्रसारण हो रहा है, इससे यहाँ पे एक भक्ति में वातावरण तैयार हो गया है। और यहाँ पे कुंभ में हमें अवसर प्राप्त हुआ नहाने का। गंगा नदी के किनारे इतने घाट बने हुए हैं, यहाँ पे इतने लोग आए, इतने भक्तजन, और उसको इतना अच्छे से मेंटेन किया गया है हर क्राउड को प्रॉपर तरीके से, जिससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। रास्ते बहुत अच्छे हैं, खाने की व्यवस्था की गई है। हम कलकत्ता से आए हैं अपने पापा और पतिदेव के साथ। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। सारी जगह बहुत ही स्वच्छ, क्लीन और इतना लॉन्ग इलोंगेटेड कोस्ट में पूरा बनाया हुआ है। पूरी सेफ्टी का ध्यान दिया गया है, इसलिए हम सरकार के बहुत ही आभारी हैं। बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट करके रखा गया है और रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, खान पान की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हम लोग आराम से त्रिवेणी में जाके डुबकी लगाए, अपने पाप भी उतर आए और अब हम लोग कल प्रस्थान करेंगे कलकत्ता की ओर वापस। धन्यवाद। जय गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। हरिओम, हर हर महादेव। हम यहाँ कुंभ में वसंत पंचमी के स्नान के लिए आए हैं। मेरी मित्रा भावना पांडे, हसीना जेठमलानी, हम लोग करीब 18 जन आए हैं बॉम्बे से ये महास्नान के लिए। यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है वातावरण में कि भक्ति, प्रेम और ध्यान करने का मन होता है। और कल कुंभ में प्रयाग में स्नान करने के लिए हम सब बहुत बहुत उत्सुक हैं। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मेरा ये गुड लक है कि मैं यश बिरला जी के साथ आई हूँ, क्योंकि उनको ये सब मालूम है कि कैसे करना है। और यहाँ आते ही मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कल स्नान के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम अनन्या है और मैं यहाँ पे कलाग्राम में आई हूँ महाकुंभ मेला में। और मुझे बहुत ही ज़्यादा लकी फ़ील हो रहा है कि हमारी जनरेशन को इतना आर्ट, क्राफ्ट्स एंड कल्चर एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है। जनरली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम अलग अलग स्टेट्स में जाके इतनी आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं, बट एक ही जगह पे आपको खाने से लेके शॉपिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, आपको डांस, म्यूज़िक, सबको एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। दैट हमारा नाम है स्वामी राम शंकर डिजिटल बाबा। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ धाम में हम रहते हैं। कुंभ में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ के भीतर जो युवा पीढ़ी आ रही है उनसे लगातार हम संवाद कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश में है कि बच्चों के भीतर, युवाओं के भीतर धर्म को लेके, आध्यात्म को लेके किस प्रकार की समझ है। और प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। हमने देखा श्रद्धालुओं की कि हमारे जो श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा भावना से देश के कोने कोने से आए हुए हैं हिमांशु जी। और इस बार हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या में युवा पीढ़ी आई हुई है जो कभी ऐसे आयोजनों में नहीं आते हैं और इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और न केवल हिस्सा ले रहे हैं, अपने अनुभवों को भी बता रहे हैं। अपने साथियों को और अपनी छुट्टी लेकर के आए हैं। ये अनुभव मतलब ऐसा तो कभी देखने को शायद ही मिले। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं, युवा पीढ़ी है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर आए हैं, साथ में पूरी जिम्मेदारी के साथ। जी। ये जब आप देखते हैं कि आस्था का उत्साह है, उमंग है,
लोग आ रहे हैं, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि माँ गंगा के तट पर अपनी पूजा अर्चना करनी है, दर्शन करना है, स्नान करना है और जो भी संकल्प है, उनके संकल्प है वो करके आगे बढ़ना है। विश्व का पूरा परिदृश्य इस समय प्रयागराज की ओर देख रहा है। एक ऐसा आयोजन जहां पर कोई किसी को नहीं कहता कि आइए आइए, चलिए चलिए। बिल्कुल, एक सामंजस्य, ना आमंत्रण है ना निमंत्रण है, सामंजस्य की भावना। कल्पवासी भी एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनके आपस का जो सामंजस्य, कोई कहीं से आया है, कोई इस राज्य से उस राज्य से, बोली भाषा अलग है, लेकिन उनका ये है कि सहयोग की भावना है। वो कहाँ दिख सकता है? वो प्रयाग के इस पावन तट पर। और अगर सहयोग की भावना की बात करें तो जो बाहर से आए हुए युवा हैं उनको भी मैंने देखा है, जब कहीं पर भीड़ इकट्ठा हो जा रही है या किसी को किसी तरह की समस्याएं बुजुर्गों को है, तो वो जो पूरे दल के साथ आए हैं अपनी युवा पीढ़ी, वो दूसरों की मदद में लग जा रहे हैं। और ये सब देख करके बड़ा ही आनंद आता है कि यही हमारे भारत है। पुरखों से चली आ रही परंपरा है, एक बहुत प्राचीन परंपरा है कि जब इतनी जनसंख्या में लोग आए तो उनको रस्सी के सहारे एक साथ कर लिया जाए कि कोई इधर उधर ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उस पर लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं स्टेशन पर उतरे, उनसे मिले, कहाँ जा रहे हैं, दर्शन करने चले। तो आप हमारी रस्सी का पार्ट बन जाइए, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। बिल्कुल। फिर हम चलते अतिथि विशेषज्ञ की तरफ। जी। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो सबकी निगाहें प्रयागराज पर है, महाकुंभ पर है। इस चिंतन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आस्था जितनी प्रबल भारतवर्ष में है उतनी विश्व में कहीं नहीं है। जी। आप विश्व में कहीं नहीं देखेंगे कि बिना बुलाए, बिना किसी आमंत्रण के इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचें, और न केवल पहुँचें, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ। मैंने तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं बताना चाहूँगा। मैंने अभी परसों समाचार पत्र में देखा कि महाकुंभ में एक बच्चे को जन्म दिया महिला ने। मतलब तो आप समझिए कि वो न केवल गर्भवती थी बल्कि बिल्कुल मैच्योर्ड था। उस स्थिति में भी वो संगम स्नान करने के लिए आई, क्योंकि उनका संकल्प था कि इस स्थिति को मैं स्नान करना ही। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, कल मैं वहां पे छतनाग में संगम क्षेत्र में जहाँ पे स्नान होता है उस घाट के पास में था, कुछ लोगों से बात कर रहा, तो दो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, मतलब 60+ की एज के रहे होंगे, और एक उनका कोई परिचित था। तो वो पत्नी जो है उनसे कह रही थी कि मेरी तबीयत थोड़ा सा कम ठीक है, इनकी थोड़ा सा कम ठीक है, मैंने इनसे कहा गंगा स्नान करना है, तो उन्होंने कहा अभी मत चलो, 2-4 दिन बाद जब ठीक हो जाए, या हम तो यहीं के रहने वाले हैं, बाद में कर लेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि भले आप वहां मुझे ले चल के छोड़ देना, मेरे वहीं पे प्राण जो है पखेरु उड़ जाएं, लेकिन मुझे चलना है और स्नान करना है। और आज इन्होंने मेरे इस संकल्प को पूरा किया। ये भावना विश्व में किसी में भी आस्था के रूप में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। पूरा विश्व प्रयागराज की तरफ देख रहा है, उसके कई कारण हैं। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आस्था का इतना प्रबल होना सिर्फ भारत में ही, और भारत में भी प्रयागराज में ही दिखाई कह सकते हैं आस्था का जनसैलाब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। श्रद्धालु संस्कृतियों का प्रवाह लेकर जाते हैं। ऐसे में आयोजन जो दिव्य है, भव्य है, और इस बार है डिजिटल महाकुंभ भी, तो डिजिटल तरीके से हमारे श्रद्धालु हमसे जुड़ रहे हैं। हम प्रशासन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे और देखेंगे कि वैश्विक परिदृश्य पर जो चिंतन होता है, रिसर्च जिसे कहते हैं, किन किन पहलुओं पर लोग कर रहे हैं? देखिए, रिसर्च यानी कि अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब ये हुआ कि जो हमने नहीं देखा है, जो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न। पूरे विश्व में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी योजनाएं बनती हैं, बहुत बड़ी और उपलब्धियां भी हुई है, ऐसा नहीं है। जब से हम इस दुनिया को देख रहे हैं बहुत प्रगति हुई है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से मानसिक उन्नति, मानसिक उत्कृष्टता, आपने संस्कृति की बात की, संस्कृत शब्द आया कहाँ से? संस्कार। संस्कार का मतलब परिष्कार, परिष्कार का मतलब जो स्थिति है उससे और बेहतर बनने का प्रयास।
संस्कृति हमें यह अवसर देती है कि हम जो हैं निरंतर उससे और बेहतर बनने का प्रयास करें। और इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? इसका टारगेट है जिसने हमें यहाँ पे भेजा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, आपने सुना है ना? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य का तन हमें मिला है, कुछ लक्ष्य हमें दिए गए हैं, कुछ टारगेट हमारा है, उसको पूरा करने के लिए दिया गया है। ये सौभाग्य हमें मिला है कि हम मनुष्य बन के आए हैं और इन चीजों को प्राप्त करके फिर वहीं पहुंचे जिसने हमें यहाँ भेजा। तो वो क्या है? वो लक्ष्य आध्यात्मिक ही है, भौतिक उन्नति का नहीं है। आपने शंकराचार्य के विषय में सुना होगा, शंकराचार्य जी ने ये कहा था, ये जगत जो है वो वास्तविकता नहीं है, ये छाया मात्र है जी। वास्तविकता तो वो परम सत्ता है जी। ये चर्चा और ये हमारा भ्रम है। लेकिन जब तक ये है, जैसे हम नींद में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, तो जब तक हम स्वप्न में रहते हैं तब तक वो सब कुछ वास्तविक लगता है जी। और जैसे ही जागृत होते हैं सब विलुप्त हो जाता है। ऐसे ही ये भी एक महास्वप्न है, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है, अंतिम उद्देश्य जागृत होकर परम तत्व तक पहुंचना। तो उस जागृति का ही प्रयत्न ये हो रहा है जी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपको और हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कुंभ प्रशासन। जल पुलिस में जो व्यवस्था है, वाटर की व्यवस्था है, उसमें यह कहना है कि हमारे पास लगभग 47 घाट 47 घाट हैं जो स्नान योग्य बनाए गए हैं। इसमें कई बड़े घाट हैं जैसे कि ऐरावत घाट, संगम नूज का घाट है, मोरी घाट है, दशाश्वमेध है, नागवासुकी है। इन घाटों पर तमाम पब्लिक जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्नान होना है। तो इन घाटों की सुरक्षा के लिए हमारे द्वारा इंतजाम किए गए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाकर उसमें नीचे नेट लगा दिया गया है और नेट को इस तरीके से लगाया गया है कि जो डीप वाटर है, जो गहरा पानी है, उससे छिछले पानी जो कि स्नान योग्य है उसको पृथक किया जा सके, उसको अंतर करके, ताकि कभी किसी की भी जान माल की खतरे उस पानी में ना हो सके स्नान के समय। यमुना में अगर आप देखेंगे तो यमुना नदी यहाँ पर काफ़ी गहरी है और यमुना में बोट का संचालन, यहाँ नाविकों द्वारा नाव का संचालन किया जाता है। इस नाव के संचालन के लिए हमारे पास जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि हमारे पास लगभग जो है 3 से 4 हज़ार के बीच बोट का संचालन होना था, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है इस छोटे से क्षेत्र में। तो इसके लिए हमें उसका ट्रैफिक मूवमेंट बनाना पड़ा, ट्रैफिक मूवमेंट प्लान बनाना पड़ा, जिसमें हमने यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, एक एकल दिशा प्रणाली का प्रयोग किया और हमारे पास रिवर लाइन का प्रयोग करते हुए एक ब्लू रिवर लाइन आपको दिखेगी हमारी यमुना नदी में। ये लगभग 4 किलोमीटर की रिवर लाइन है, जिसको हमने गंगा में 2 पट्टियों में बांटते हुए इसको बनाया है। एक साइड से इसमें रिवर का मतलब नाव का आना है और दूसरी बीच मध्य से होकर जाना है। तो दोनों ही साइड की जो नावें हैं उनको हम लोग इसी तरीके से उनका ट्रेवल मूवमेंट प्लान करते हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर कराते हैं। इस पूरे कार्य में हमारी जो सेफ्टी और जो स्नान में लोगों की सुरक्षा का जो कार्य है, इसमें हमारे पास 10 फ्लड कंपनीज जो हमारी बाढ़ राहत दल हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अनिवार्य और बहुत ही सक्षम अंग हैं, उनमें प्रशिक्षित गोताखोर हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द घाट्स किया गया है और गहरे पानी में या जहां पर भी हमें चुनौती का सामना करना पड़ेगा वो किया गया है। इसके लिए साथ ही साथ हमें जो उत्तर प्रदेश की SDRF टीम है उनका भी प्रयोग हुआ है। SDRF की हमारी 5 टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। उनके पास जो हमारी रबराइज बोट लगी हैं, उन रबराइज बोट पर वो स्विफ्ट मूवमेंट करते हुए किसी भी मौके पर जहाँ पर भी स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि लगता है कि कोई समस्या की स्थिति है, वहाँ पर वो दौड़कर तुरंत प्रयास करते हैं पहुँचने का। टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। अंडर वाटर ड्रोन हम लोगों ने इस बार प्रयोग किया। गहरे पानी में सुरक्षित देखने के लिए कोई बात ऐसी कोई चैलेंज की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम गहरे पानी को सर्च करा लेते हैं, ड्रोन के सिस्टम के थ्रू करते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक जो प्लान है वो है। इसके में हमें NDRF का सहयोग मिल रहा है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस हमारा टीम है वो हमें ऑगमेंट कर रही है। साथ ही साथ इस समय आप देखेंगे तो यमुना में एक हमारी जो आर्मी है, इसकी जो इंजीनियर्स विंग है, उसने एक फ्लोटिंग बेस का निर्माण कर रखा है, जो हमें बीच में हमारी नावों को, जो हमारी रेस्क्यू बोट्स हैं, उनके ऑपरेशन में मदद करता है। वहाँ पर फ्लोटिंग एक छोटा सा हॉस्पिटल या कह लीजिए एम्बुलेंस भी मौजूद है, जो किसी स्थिति में, आपात स्थिति में मदद करने के लिए तैयार है। हमारा जीवन रक्षण का हमारा जो डाटा है 100% है। हमारी जो जल पुलिस है ये लगातार हमारे कुंभ प्रशासन के सहयोग से
उनसे लगातार हमें सहयोग प्राप्त होता रहता है। कुंभ प्रशासन के जो हमारे अधिकारीगण हैं, हमारी टीम के समन्वय से हम लोग पूरे एरिया को सिक्योर कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। उनके द्वारा हमें तमाम और सहयोग मिल रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट बोट, प्राइवेट लकड़ी की नावें हमें डोंगी मिलती हैं, मल्लाह मिलते हैं, जिनके सहारे हम लोग ऐसे एरियाज़ में, जो एरियाज़ लगता है कि खतरनाक हो सकते हैं, उन जगहों पे उन्हें डिप्लॉय किया जा रहा है। और हमारी जल पुलिस उनके सहयोग से ऐसे एरियाज़ को भी कवर कर रही है जो स्नान योग्य नहीं है, जहाँ पर कोई भी जीवन भय हो सकता है, तो उनको हम कवर कर रहे हैं। पावन प्रयाग के पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जी, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिस पर बहुत सारे विभाग लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात। उनकी जो नियमावली है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उसको जब आप करीब से समझेंगे, आप देखेंगे कि जो पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, लाखों लोग उनसे रास्ता पूछ रहे हैं, वो बताते रहते हैं, रास्ता बताते बताते शाम तक, सुबह से ड्यूटी करते हुए शाम तक उनकी हालत खराब। पर उनके अंदर भी वो उत्साह उमंग है कि गंगा मैया ने उन्हें अपने तट पर बुलाया है, सेवा का मौका दिया है, तुम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाते हो, श्रद्धालुओं की जितनी मदद कर सकेंगे वो करें। और इसको देख करके हम कह सकते हैं और अपने दर्शकों से भी बता सकते हैं कि यहाँ महाकुंभ का जो महापर्व है वो आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम दिखाई दे रहा है। एक तरफ स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिकता से जुड़ करके सुविधाओं को लेकर के, चाहे मोबाइल ऐप से हो या विभिन्न तरह की सुविधाएं हो, लेकर के आधुनिकता में भी आ रहे हैं और कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। हिमांशु जी, इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है जो महाकुंभ 2025 में महत्वपूर्ण स्थान रख रही है, वो ये है कि यहाँ पर महाकुंभ में विचारधारा का विकास हो रहा है। यहाँ पर जो संत हैं, मुनि हैं, आचार्य हैं, जो विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी में विचारधाराएं हैं, अजय जी, उसका विकास हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक ही जगह पर सभी कुछ सम्मिलित है, अपनी संस्कृति के साथ सभी आगे बढ़ रहे हैं। संस्कारों का प्रवाह चारों तरफ है। बिल्कुल। संतों के चरण रज यहाँ विद्यमान है। बिल्कुल। मैंने देखा है यहाँ पर अमृत स्नान के समय कि लोग जहाँ से अखाड़े जा रहे हैं वहाँ की चरण रज उठाकर अपने पास संभाल कर रख रहे हैं। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आप इसका क्या करेंगे, ये चरण रज क्यों लेके जा रहे हैं, कहीं यहाँ ये दुर्लभ संत है, दिव्य दर्शन नहीं होंगे, उनके चरण रज इस पे पड़े, ये बहुत पूज्य माटी है, हम इसको अपने घर पे रखेंगे, जिससे ये माटी, ये जो चरण रज है, ये हमारे पूरे घर की सुरक्षा करेंगे। तो ये आस्था और विश्वास की जो परंपरा है और ये जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, ये सारी चीज़ों को सिर्फ एक चीज़ पे रखते हैं कि भैया गंगा मैया कल्याण करिए सबका। हिमांशु जी, अपने अतिथि से हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, हम जानना चाहेंगे, महाकुंभ की बात करते हैं, महाकुंभ 2025, इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, आर्थिकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। श्वेता जी, एक चीज़ मैं इस पर जोड़ देता हूँ कि सर जो है वित्त विभाग से ही है, वित्तीय सेवाएं बहुत सारे जगहों पर दे चुके हैं, और 2013 का जो कुंभ हुआ था उस पर वित्त विभाग के प्रशासनिक रोल पर थे और बहुत सारी व्यवस्थाओं को आपने देखा था, तो वित्तीय प्रश्न आपने बहुत अच्छा उठाया। हम अतिथि विशेषज्ञ की तरफ चलेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं 2013 के कुंभ में वित्त नियंत्रक के पद पर था, प्रशासन ने मुझे यहाँ पे लगाया गया था। और प्रशासन के संदर्भ में, प्रशासन की व्यवस्था के संदर्भ में पहले बस 1 मिनट बात करूँगा। आपने प्रशासन के लोगों की जो भावना है, पुलिस वालों की जो भावना है, उसकी बात की। प्रयागराज की धरती का ये महात्म्य है, जो यहाँ पे आता है वो यहाँ का संस्कार लेके ही जाता है। तो ये जो पुलिस वालों की जो आपने प्रवृत्ति देखी, कि मैंने कल के पेपर में देखा कि एक पुलिस जन किसी अज्ञात वृद्धा को अपनी पीठ पे बैठा के कहीं पहुँचाने जा रहे थे। तो प्रशासन, देखिए यहाँ पे 2 तरह के लोग आ रहे हैं। एक तो वो जो
श्रद्धालु हैं, आस्था के कारण जो है वो यहाँ पे गंगा में डुबकी लगाना। दूसरे पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो जो आप आलोचनाएं सुन रहे हैं कि ये व्यवस्था नहीं हो पाई, वो पर्यटन के दृष्टिकोण जो लोग आए उनकी है। जो श्रद्धालु है वो हर व्यवस्था से संतुष्ट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने स्वयं ये देखा है कि जो प्रशासन के लोग हैं इतना समर्पित हैं, 12-12 घंटे पुलिस का व्यक्ति ड्यूटी करने के बाद भी जिससे भी बात कर रहा है बड़े प्रेम से बात कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से उनको समझा रहा है। जहाँ तक आर्थिक पक्ष है, ये तो हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे सरकार ने बहुत खर्च किया, लेकिन इसका आउटकम क्या है? यहाँ पे हर विभाग के, हर क्षेत्र के, सबसे पहले प्रयागवासी, दूसरे प्रदेशवासी और तीसरे राष्ट्र। प्रयागवासी जिस भी व्यवसाय के हैं सबको अपने व्यवसाय में बहुत कुछ मिल रहा है। होटल, कोई भी होटल खाली नहीं है पिछले 2 महीने से, और आगे के लिए भी बुक है। इसी तरह से ठेला वाला है, जो भी है, जो जहाँ भी है, उसकी जो है आर्थिक व्यवस्था सुधर रही है, बेहतर हो रही है, चाहे वो ट्रैली वाला है, चाहे रिक्शे वाला है, कोई भी है। और प्रशासन व्यय तो कर रहा है, लेकिन व्यय के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य बन रहा है, तो पर्यटन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है इसके पश्चात, और वो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होने जा रहा है, और बहुत अच्छी उपलब्धि होने की संभावना होगी इससे। इसको इस तरीके से समझते हैं कि गंगा मैया सबका कल्याण करती है, माता सबको एक नजर से देखती है, तो कल्याण सबका हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, होना भी है, हो रहा है। हाँ श्वेता जी, अगली एक कहानी है, वो हमारे दर्शकों को लेकर चलिए। बिल्कुल, और हम सब जब प्रयागराज की बात करते हैं तो क्यों ना प्रयागराज की धरोहर, प्रयागराज जो मंदिरों से जुड़ा रहता है, और ऐसे ही यहाँ एक मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर। आइए उसके दर्शन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। प्रयागराज की धरोहर। भारतवर्ष विश्व की आत्मा है, तो प्रयाग भारत का प्राण है। जिस प्रकार सनातन धर्म अनादि है, उसी प्रकार प्रयाग की महिमा का कोई अंत नहीं है। यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण में प्राप्त होता है। उत्कृष्टता के कारण यह प्रयाग है, और प्रधानता के कारण राज शब्द से युक्त है। प्रयागराज के पुरातन मंदिर यहाँ की धरोहर हैं। मनकामेश्वर तीर्थ प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यमुना नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां मनकामेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। पुराणों में उल्लेखित इस तीर्थ का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ मनकामेश्वर महादेव की पूजा और स्मरण करने से श्रद्धालुओं की इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरा नाम शिवांगी है और मैं कुंभ मेले में यहाँ दर्शन करने हुई आई थी। 144 साल का जो ये महाकुंभ है, तो मुझे आज गंगा मैया ने यहाँ बुलाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन किया है
और मेरे मन की जो इच्छा थी यहाँ पर आने की और दर्शन करने की, आज इस महापर्व पे मैं इस मंदिर में भी दर्शन कर पाई हूँ और मैंने गंगा मैया का भी बहुत अच्छा दर्शन किया है। और बस यही प्रार्थना करती हूँ कि शिव भगवान हर किसी की, हर भक्तों की मनोकामना कंप्लीट करे। जिसकी जो भी मनोकामना है वो यहाँ आए लेकर और ज़रूर पूरी होगी, ऐसा मैंने सुना है। तो मैंने भी कुछ लिया है, अगर पूरी होगी तो मैं दोबारा फिर से आऊँगी यहाँ पर वो मनोकामना लेके। पावन प्रयाग के पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। तो ये था प्रयागराज की धरोहर में मनकामेश्वर मंदिर, जो कि नए यमुना पुल के पास में संगम नोद से बहुत पास में है, जहाँ सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसके साथ साथ प्रयागराज में और भी बहुत मंदिर हैं, जैसे वेड़ी माधव मंदिर है, 12 वेड़ी माधव मंदिर है, इसके साथ सोमेश्वर मंदिर है, बंधवा मंदिर है और नागबास की मंदिर है। कह सकते हैं कि प्रयागराज तीर्थों का राजा इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर सब मंदिर है और ऐसे मंदिर हैं जो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हिमांशु जी, हम अपनी चर्चा कर रहे थे आर्थिक स्थिति पर और अतिथि से भी हम बातचीत कर रहे थे। आपने बताया कि ये 2013 में कुंभ से जुड़े रहे, इनके बारे में और भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि अजय जी के बारे में। सोचिए, एक वित्तीय विभाग से जुड़ा हुआ इंसान हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट अतिथि विशेषज्ञ तमाम सारे आप पोस्ट पर रहे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने व्यक्तिगत तौर पर देखी हो, अनुभव करी हो, और आपने कई कुंभ देखे हैं और ऐसे आयोजन देखे हैं, तो आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या अनुभव है, एक अधिकारी के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर, दोनों के बारे में? जी देखिए, अधिकारी के तौर पर मैं कुंभ 2013 की व्यवस्था का अंग रहा हूँ और वहाँ पे हमने ये तो देखा ही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी इस कार्य से जुड़े होते हैं अहर्निश यानी कि दिन रात कितना परिश्रम करते हैं और कैसे उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें दिया जाता है। उसके साथ साथ जो यहाँ के अन्य सहयोगी हैं वो भी किस तरह से सहयोगी बनके उनके प्रशासन की और अन्य लोगों की। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में कुंभ के 2-3 महीने पहले से सड़कों का चौड़ा करना, उसके लिए पता नहीं कितने लोगों के घरों को आधा गिराया, किसी को पूरा, किसी का घर गिर गया, किसी ने कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं की। और चूंकि कम समय में ढेर सारा काम होना था तो पूरा युद्ध स्तर पे कार्य हुआ। कहीं सड़कें रोक दी गई, लोग उस समय भी घंटों जाम में फंसे और धूल धूसरित पूरा शरीर शहर रहा। उसके बाद भी उन्होंने इसको पूरा जो है स्वीकार किया, बर्दाश्त किया। और अब जबकि कुंभ प्रारंभ हो चुका है, अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, अब भी प्रयागवासियों को ये जाम की व्यवस्था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई जिसकी परिकल्पना भी नहीं थी, तो प्रशासन को मजबूरी में ये करना पड़ रहा है कि जो वाहन है उनको बंद कर दें। प्रयागवासी को अपनी ड्यूटी पे जाना है तो ड्यूटी पे भी वाहन छोड़ के पैदल जा रहा है। ये प्रयागवासी कितना समझौता कर रहा है, उसके बाद भी वो असंतुष्ट नहीं है, व्यवस्था से असंतुष्ट नहीं है, वो प्रसन्न है और उसे ये लग रहा है कि कम से कम किसी भी रूप में हम प्रशासन का सहयोग तो करना है। ये मेरा अनुभव उस कुंभ का भी और उससे कहीं बड़ा इस कुंभ का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी, तो इस तरीके से प्रयाग दुनिया का सबसे अनूठा शहर है, सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। जी बिल्कुल, कि जो यहाँ का आया वो यहीं का होके रह गया। देश दुनिया के तमाम सारी ख्याति पाए जो लोग हैं जो प्रयाग से जुड़े, मूल रूप से कहीं और के रहने वाले थे, फिर वो एक बार प्रयाग आए और प्रयाग शहर ने उन्हें अपना बना लिया, या वो प्रयाग के
हो गए। बिल्कुल। अब जो और बारी है, ये संस्कृतियों का भी शहर है जहाँ पे विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, संस्कृतियाँ होती हैं, और जो संगीत से जुड़े लोग हैं वो भी प्रयाग की धरती पर आप कह सकते हैं कि दिखाई देता है, चाहे वो संगीत में कोई भी विधा हो, हाँ, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, ये सब प्रयागराज की धरती पर इसकी संस्कृति में, इसकी माटी में, माटी की खुशबू में दिखाई देती है। ये कहें तो 3 नदियों का संगम नहीं है, ये समस्त भारतवर्ष का, विश्व की संस्कृतियों का संगम है। और अब हम और आप और हमारे दर्शक मिलकर देखेंगे सांस्कृतिक संगम।
प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। इन दृश्यों को देखकर लगता है कि काश वक्त को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता हो। संस्कृतियों का मिलन, संस्कृतियों का प्रवाह, प्रयाग की महिमा, गंगा जी का तट, ये दृश्य जो हम अपने मन पर बिठा रहे हैं, आंखों पे कैद कर रहे हैं, ये जीवन पर्यंत अनुभव है। हम चलेंगे अतिथि विशेषज्ञ की तरफ और पूछेंगे कि आप संस्कृतियों के प्रवाह को, संस्कृतियों के मिलन को इस पावन तट पर किस तरीके से देखते हैं। देखिए, हमारे देश की विविधता में एकता की जो संस्कृति है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है एकता। एकता यानी कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हम सबको मिलाते हैं, एक माला में पिरोते हैं, और उन्हीं सूत्रों के कारण यहाँ पे ढेर सारी संस्कृतियाँ मिलके एक संस्कृति बन गई है, माँ गंगा की आराधना और डुबकी लगा के अपने इस जीवन को पवित्र कर लेना। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ढेर सारे संतों के शिविर में मैंने देखा कि उनके मन में यह है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको उनकी स्वास्थ्य की समस्याओं से मुक्ति प्रदान कराई जाए। तो बहुत सारे शिविरों में हमने देखा कि हर विधा के उपचार के केंद्र लगाए गए हैं और वहाँ पे लोग अपनी समस्याएं बताकर उनका समाधान ले रहे हैं। मैं आपको एक ईश्वरीय व्यवस्था की ओर ले जाना चाहूँगा। वो ईश्वरीय व्यवस्था यह है कि जब ईश्वर ने इस शरीर को बनाया था तो उसने इस शरीर में इस बात की भी परिकल्पना की थी कि इसमें डिरेलमेंट्स होंगे, इसमें अव्यवस्था आ सकती है, तो उस अव्यवस्था का समाधान कैसे होगा उसकी व्यवस्था भी इसी शरीर में बना के भेजी थी। हमें कहीं इसके लिए बाहर नहीं जाना था, लेकिन हम उस व्यवस्था को नहीं जानते। आपने सुना होगा कि खग मग बसत अरोग बन, वो अरोग कैसे रहते हैं, वो ईश्वरीय व्यवस्था उनको मालूम है कि जब हमें कोई तकलीफ हो तो हम इस व्यवस्था का आश्रय ले सकते हैं। आपने सुना होगा मर्मदाब चिकित्सा, शरीर में मर्म बिंदु होते हैं, उन पे दबाव देके आप शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और उसी एक्यूप्रेशर भी जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी ओर आपको ले जाना चाहता हूँ कि उसी का परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर पूर्णतः बाह्य उपचार है और आज हमारे जितने भी लोग जागृत हो रहे हैं, आदमी बहुत जागरूक हो गया है, जानकारी उसको हो गई है, और वो ये समझने लगा है कि इस औषधि का ये साइड इफेक्ट भी होता है। पहले साइड इफेक्ट देखता है, उसके बाद औषध लेना चाहता है। तो ये ऐसी विधा है जिसमें शरीर के अंदर कुछ प्रवेश नहीं कराया जाता। इसमें जो है शरीर में ही विद्यमान चेतन बिंदुओं पर दबाव देके, छोटे छोटे मेथी के दाने मैग्नेट लगा के चेतना को जागृत करके व्यक्ति को स्वस्थ बनाया जा सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस विधा के माध्यम से सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक का इलाज न केवल किया जा सकता है, प्रयागराज में हो रहा है। एक संस्था है जिसका नाम है एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज। पूरे कुंभ में लगभग 30 सेंटर उन्होंने लगाए हैं और हर जगह जो है, इवन जो चिकित्सा केंद्र हैं वहां पे भी उनके लगे हुए हैं। और वो जो है व्यवस्थाओं पर बात करेंगे, वापस आते हैं हम लोग कुंभ पर, महाकुंभ के इस आयोजन पर, महाकुंभ के इस दर्शन पर। हम लगातार ऐसे विषयों पर बात कर रहे हैं जो महाकुंभ दर्शन पर बहुत सहायक है। बहुत सारे ऐसे बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। दिन रात हमारी पूरी टीम इस व्यवस्था पर लगी रहती है कि सारी जानकारियां, महाकुंभ के तमाम सारे पहलू आप तक पहुंचाए जाए। बिल्कुल हिमांशु जी, और हम अपने महाकुंभ के इस विशेष कार्यक्रम में भी अखाड़ों की गाथा बताते हैं, श्रद्धालुओं के श्रद्धा को दिखाते हैं, साथ ही साथ दिखाते हैं जो यहाँ पर विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ आती हैं उनका कैसे समागम होता है, चाहे वो मंच के माध्यम से हो, चाहे वो स्नान ध्यान से हो। एक दूसरे के साथ जो अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, रीति रिवाज अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। यह दृश्य शायद ही कहीं और देखने को मिले जो महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। और हम देखते हैं कि कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और इस तरह से महाकुंभ 2025 में हम सबको एक साथ एक जगह पर देखते हैं। आज हमने जाना अपने अतिथि विशेषज्ञ से अभिप्राय महाकुंभ का, और ये परिचर्चा आगे भी बनी रहेगी। कल फिर जुड़िएगा सुबह 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।